Hello and welcome to the Brainiac. My name is Himanshi. If you're new to the channel, please don't forget to hit the subscribe button. हम यहाँ डिस्कस करते हैं the top most current affairs of the day. आज की डेट है 5th of June. So let's get started. तो आज का पहला क्वेश्चन है about Patrick Pitchett. तो Patrick Pitchett is the new board chairman of which organization? ये हमारा पहला सवाल है. तो आंसर इज ही इज द बोर्ड चेयरमैन ऑफ ट्विटर. ये इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है. जैसे कि हमने देखा पैट्रिक पिशेट के बारे में, ही हैज़ नाउ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू बोर्ड चेयरमैन ऑफ ट्विटर. इसके पहले मिस्टर पैट्रिक जो थे ये गूगल के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर थे. ठीक है, तो गूगल के सीएफओ को अब ट्विटर ने अपॉइंट कर लिया है. तो मिस्टर पिचेट ने जो है ट्विटर को ज्वाइन कर लिया था 2017 में ही, और ये एक लीड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थे इसके सिंस द एंड ऑफ 2018. और इसके पहले ये गूगल के सीएफओ थे. ठीक है, और ये एक्चुअली ट्विटर की हिस्ट्री में पहली बार है कि एक आउटसाइडर को ये प्रिसाइड करने दे रहे हैं अपने ग्रुप पे. तो हमने देखा बात ट्विटर के नए चेयरमैन के बारे में. तो ट्विटर के जो सीईओ है वो है मिस्टर जैक डॉर्सी. इसे फॉर्म किया गया था 2006 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है कैलिफोर्निया में. इसके बाद एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है हमारा ऑफ इप्सिता दासगुप्ता. तो इप्सिता दासगुप्ता कौन है? शी हैज़ नाउ बीन अपॉइंटेड बाय एप्पल फॉर हेडिंग द कंट्रीज स्ट्रीमिंग सर्विसेज इन द कंट्री. यानी कि कंट्री हेड के रूप में, इंडिया के कंट्री हेड के रूप में इप्सिता दास को अपॉइंट कर दिया गया है बाय एप्पल. तो दासगुप्ता जो है शी विल नाउ बी टेकिंग द पोजीशन ऑफ खुशबू पोनवार, और ये थी हमारी इंडिया की बिजनेस हेड पिछले 3 सालों से. एप्पल की बात कर रहे हैं तो ये एक अमेरिकन एमएनसी है जो कि हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में. इसे फॉर्म किया गया था 1976 में, और इसके सीईओ है मिस्टर टिम कुक. तो हमने देखा अबाउट ट्विटर के नए चेयरमैन के बारे में और इंडिया की जो कंट्री हेड है उनके बारे में, जो कि है इप्सिता दासगुप्ता. नेक्स्ट वी हैव अ क्वेश्चन अबाउट अ पोर्ट. तो आपसे पूछा जा रहा है कि विच पोर्ट हैज बीन रीनेम्ड एज श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट. आई बिलीव ये आंसर आप सभी को एनीवेज आता है, पर देयर इज अ रीजन ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है. तो बताइए कि कौन सा ऐसा पोर्ट है जिसे श्यामला प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के नाम से रीनेम कर दिया गया है. आंसर इज कोलकाता पोर्ट. देखिए, अनाउंस इसे पहले ही कर दिया गया था, करीब जनवरी 12 के आसपास ही ये अनाउंस कर दिया गया था कि इसकी रीनेमिंग जो है की जाएगी, कोलकाता पोर्ट की रीनेमिंग की जाएगी. पर अभी इसे अप्रूवल कर दिया है, अप्रूवल दे दिया है. पहले जो है अनाउंसमेंट की थी, अभी इसे अप्रूवल दे दिया गया है. तो हमने देखा अबाउट श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, जिसे जो है नेम किया गया है आफ्टर द फाउंडर ऑफ भारतीय जनसंघ. ठीक है, आपको सभी को इंपॉर्टेंट है ये जानना कि हमारे इंडिया में पोर्ट्स कितने हैं टोटल. तो हमारे इंडिया में है टोटल 13 पोर्ट्स. ठीक है, तो जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं कांडला पोर्ट, यहाँ पे है मुंबई, जेएनपीटी, मोरमुगांव, बेंगलुरु, कोच्चि, टुटीकोरिन, चेन्नई, एन्नोर, विशाखापट्टनम, पैराडीप और कोलकाता. ये सभी आपको पता होना चाहिए कि किस स्टेट में बिलोंग करते हैं और कौन से कोस्ट की तरफ हैं. एनीवेज आपको पता होना चाहिए ईस्ट वेस्ट दोनों तरफ से. ठीक है, तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसे याद कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 12 पोर्ट्स हैं टोटल. 13 पोर्ट जो है हमारा बाधवन नाम है उसका, जो कि आने वाला है महाराष्ट्र में. तो हमने देखा अबाउट श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, जो कि हमारा है ये कोलकाता पोर्ट, यानी कि वेस्ट बंगाल का पोर्ट. यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है जल जीवन मिशन के बारे में. ठीक है, तो यहाँ लिखा नहीं है, पर जल जीवन मिशन के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि इस मिशन का गोल है टू प्रोवाइड टू ऑल द हाउसहोल्ड्स इन रूरल इंडिया सेफ एंड एडिक्वेट वाटर थ्रू इंडिविजुअल हाउसहोल्ड टैप कनेक्शंस. तो आपको बताना है कि ये जो टैप कनेक्शंस हैं जो कि हर हाउस होल्ड तक पहुंचाना चाह रहे हैं, ये किस ईयर तक अपना ये टारगेट पूरा करना चाहते हैं. ऑप्शन हमारे सामने है. आंसर इज 2024. तो हम यहाँ बात कर रहे हैं जल जीवन मिशन की. जल जीवन मिशन जो है ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति. इसके अंदर ये एम करते हैं कि सभी जितने भी हमारे रूरल हाउस होल्ड हैं उन तक पाइप्ड वाटर का कनेक्शन पहुंच सके बाय द ईयर 2024. हम ये जो अनाउंसमेंट है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 2019 के इंडिपेंडेंस स्पीच पे किया था इसका अनाउंसमेंट. और आपसे इस बारे में क्वेश्चन इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि गवर्नमेंट जो है रिसेंटली काफ़ी सारा अमाउंट जो है वो अलोकेट कर रही है, अप्रूव कर रही है सभी गवर्नमेंट्स को, ताकि वो जो है इस तरीके के टैप कनेक्शन सबको प्रोवाइड कर सके. तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है लेटेस्ट अबाउट 175 करोड़ जो कि मेघालय को अप्रूव किया गया है. इसके बाद है अरुणाचल प्रदेश, जिन्हें दिया गया है 255 करोड़, और 812 करोड़ दिया गया है टू ओडिशा. तो हमने देखा अबाउट जल जीवन शक्ति मिशन, जिसे 2024 तक जो है कंप्लीट करना है.
अगला क्वेश्चन है हमारा वन नेशन वन राशन कार्ड। तो वन नेशन वन राशन कार्ड हैज बीन अनाउंस्ड अंडर विच एक्ट। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये जो हम देख रहे हैं इस कार्ड के बारे में, ये किस एक्ट के अंदर आता है। आंसर इज, ये आता है अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे ये डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वन नेशन वन राशन कार्ड जो है ये किसके अंदर आता है। ठीक है, देखिए हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने अभी रिसेंट के बजट में अनाउंस किया था कि एक नेशनल रोल आउट किया जाएगा इस तरीके के कार्ड सिस्टम का सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में, जिसमें मार्च 2021 तक की टारगेट है कि सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को जो है इंक्लूड कर दिया जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि वन नेशन वन राशन कार्ड जो है एक्चुअल इसका मतलब क्या है। इसको आप राशन कार्ड के मदद से समझिए। कोई भी एक अगर माइग्रेंट है, कोई भी ऐसा इंसान है जिसके पास एक राशन कार्ड है, तो पहले ऐसा होता था कि उसको अगर राशन चाहिए अपना, तो वो पर्टिकुलरली सिर्फ अपने एरिया में जाके ही जो है उस राशन को खरीद सकता है या फिर ले सकता है। अगर इन केस वो माइग्रेंट वर्कर है और उसे अपनी जगह से जो है बाहर जाना पड़ा, तो उसका राशन कार्ड वहाँ पे काम नहीं करेगा। अब तक ऐसा ही सिस्टम था, पर क्योंकि वन नेशन वन राशन कार्ड आ चुका है, तो इसकी मदद से जहाँ पे रह रहे, जहाँ पे रिसाइड कर रहे हैं, वहाँ पे अपने पीडीएस बेनिफिट्स जो है किसी भी फेयर प्राइस शॉप से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमने देखा ये आता है अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। अब इस एक्ट के अंदर क्या है, ये करीब 81 करोड़ लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स, यानी कि 3 रुपए पर केजी वीट मिल रहा है आपको, सॉरी राइस मिल रहा है, 2 रुपए पर केजी पे वीट मिल रहा है, कोर्स ग्रेन्स आपको 1 रुपए पर केजी में मिल रहे हैं, और ये सब आपको डेजिग्नेटेड फेयर प्राइस शॉप्स में मिलते हैं। ठीक है, और इसी को हम पीडीएस सिस्टम बोलते हैं, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, इसी को कहा जाता है। तो इसी सिस्टम के अंदर हमारा एक कॉम्पोनेंट है इसका, एक राशन कार्ड इसका कंपोनेंट है, और अब जो है इसका नया सिस्टम आ गया है जिसका नाम है वन नेशन वन राशन कार्ड। अब आपसे ये सवाल इसलिए पूछा गया था क्योंकि 3 नए स्टेट्स यानी कि ओडिशा, सिक्किम और मिजोरम, इन तीनों ने जो है रिसेंटली अपना इंक्लूजन कर दिया है और वन नेशन वन कार्ड के अंदर जो है इस सिस्टम के अंदर इंक्लूजन अपना कर दिया है। इसी के साथ अब टोटल हमारे 20 स्टेट्स जो हैं, 20 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज इसके अंदर आ चुके हैं। अब बचे हुए जितने हैं उन्हें हम मार्च 2021 तक कंप्लीट कर देंगे। तो हमने देखा अबाउट वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन अबाउट अनवर सागर। तो अनवर सागर ही रिसेंटली पास्ड अवे। आपको बताना है कि ही वाज अ रिनाउंड हु। ऑप्शन हमारे सामने है। तो मिस्टर अनवर सागर ही वाज अ रिनाउंड लिरिसिस्ट। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं मिस्टर अनवर सागर ही वाज अ वेटरन लिरिसिस्ट, और इन्होंने काफ़ी जो है फेमस और काफ़ी प्यारे गाने लिखे हैं, जैसे कि वादा रहा सनम, या फिर आइकॉनिक मूवीज़ में इन्होंने गाने लिखे हैं, जैसे विजय पथ में इन्होंने गाना लिखा है, याराना में इन्होंने गाना लिखा है। तो इन सभी मूवीज़ और गानों के जो लिरिसिस्ट हैं मिस्टर अनवर सागर, ही रिसेंटली पास्ड अवे। कुछ दिनों पहले हमने डिस्कस किया था कि योगेश गौर जी जो हैं, ये भी एक काफ़ी रिनाउंड राइटर और लिरिसिस्ट हैं, एंड ही ऑल्सो रिसेंटली पास्ड अवे। इसके अलावा जो ऑब्ituaries हमारे पास है वो है ऑफ द फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर एंड अ 3-time कांग्रेस एमपी फ्रॉम लद्दाख मिस्टर पी नामग्याल। तो मिस्टर पी नामग्याल ही ऑल्सो रिसेंटली पास्ड अवे। ही ऑल्सो सर्व्ड एज द प्रदेश कांग्रेस कमेटी इन द अर्स्टवाइल जम्मू कश्मीर स्टेट। इसके बाद है न्यूज ऑफ इंटरनेशनल आर्चर टर्न कोच जिनका नाम है जयंती लाल नानोमा। तो मिस्टर जयंती लाल नानोमा, he was an Asian Cup and an Asian Grand Prix medalist in compound individual and team archery in 2010, and he was also the recipient of prestigious महाराणा प्रताप स्टेट स्पोर्ट्स अवार्ड। तो ये काफ़ी जो है रिनाउंड पर्सनालिटी थे अपने डोमेन में, और जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं ही रिसेंटली पास्ड अवे। तो हमने देखा अबाउट द वेटरन लिरिसिस्ट अनवर सागर, अबाउट द फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर मिस्टर पी नामग्याल, and lastly about Jayantilal Nanuma. Next question we have is about उदय कोटक। तो उदय कोटक जी को जो है अपॉइंट कर लिया गया है एज द न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ विच बैंक या विच इंस्टीट्यूट। आंसर इज, इन्हें अपॉइंट कर लिया गया है एज द न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ सीआईआई। तो जैसे कि हम देख रहे हैं मिस्टर उदय कोटक, ही इज नाउ द न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। सीआईआई का मतलब होता है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री फॉर द ईयर 2020 to 21। मिस्टर उदय कोटक जो है ये पहले एमडी और सीईओ थे कोटक महिंद्रा बैंक के, और अब जो है ये प्रेसिडेंट है सीआईआई के, और ये टेक ओवर कर रहे हैं फ्रॉम विक्रम किर्लोस्कर। तो इसके बाद एक और जो अपॉइंटमेंट किया है इन्होंने, इट इज ऑफ टीवी नरेंद्रन। टीवी नरेंद्रन जो है ये सीईओ और एमडी रह चुके हैं टाटा स्टील लिमिटेड के, पर अब इन्हें अपॉइंट कर दिया गया है एज द प्रेसिडेंट ऑफ सीआईआई फॉर 2020 to 21, और इसके साथ है मिस्टर संजीव बजाज एज दी सीआईआई के वाइस प्रेसिडेंट।
तो हमने CII से रिलेटेड ही जो है 3 अभी रिसेंट अपॉइंटमेंट्स देख लिए। पहला है उदय कोटक जी का, जिन्हें अपॉइंट कर लिया गया है एज दी MD एंड CEO। और हमने देखा अबाउट टीवी नरेंद्र जो कि है प्रेसिडेंट, और वाइस प्रेसिडेंट है संजीव बजाज। CII की बात करें तो CII क्या है? ये एक इंडस्ट्री एसोसिएशन है ऑफ इंडिया। इट इज अ नॉन गवर्नमेंटल, नॉन प्रॉफिट, इंडस्ट्री लेड एंड इंडस्ट्री मैनेज एक ऑर्गेनाइजेशन, जिसे फाउंड किया गया था 1895 को। अब इसके साथ आपको ये याद होना चाहिए कि 1895 में ये फॉर्म हुआ है, यानी कि अब इसके 2020 में 125 ईयर्स जो है कंप्लीट हो जाते हैं। तो हमने देखा ऑल द रीसेंट अपॉइंटमेंट्स रिलेटेड टू द कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है सवाल फ्रॉम द यूनियन कैबिनेट। तो यूनियन कैबिनेट ने हमारे अप्रूव कर दिया है साइनिंग ऑफ एन MOU, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, विथ विच कंट्री फॉर द कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो आपको बताना है कि इंडिया ने किसके साथ MOU साइन किया है इन सभी फील्ड्स पे काम करने के लिए। ऑप्शन हमारे सामने है, आंसर इज भूटान। तो हमारी यूनियन कैबिनेट ने साइन कर लिया है भूटान के साथ एक MOU फॉर कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड फॉर मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इसमें काफ़ी ज़्यादा ये काम करेंगे कि एयर को किस तरीके से मैनेज करना है, केमिकल कैसे मैनेज करना है, क्लाइमेट चेंज को किस तरीके से देखना है, इन सब चीज़ों पे ये काम करने वाले हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं भूटान की, तो इसकी कैपिटल है थिम्फू, करेंसी है नगलत्रम। यहाँ पे जो है मोनार्कियल सिस्टम चलता है, तो यहाँ के जो मोनार्क है वो है जिग्मे खेसर, और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर लोते शेरिंग। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन फ्रॉम सारेगामा। तो सारेगामा हैज एंटर्ड इनटू अ ग्लोबल डील विथ विच ऑर्गेनाइजेशन टू लाइसेंस इट्स म्यूजिक फॉर वीडियो। तो लाइसेंस देने के लिए इन्होंने किसके साथ जो है एक ग्लोबल डील की है? आंसर इज फेसबुक। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, सारेगामा हैज एंटर्ड इनटू अ ग्लोबल डील विथ फेसबुक टू लाइसेंस इट्स म्यूजिक फॉर वीडियो एंड अदर सोशल एक्सपीरियंसेस। तो जैसे कि हम गाने देखते हैं स्पॉटिफाई वगैरह में या फिर गाना.com में, वहाँ पे जो है आपको लाइसेंस दिया जाता है सभी गानों का। ऐसे एल्बम्स आपको लाइसेंस प्रोवाइड करते हैं कि आप अपने प्लेटफॉर्म पे गाने चला सकें। तो वैसा ही एक लाइसेंस दिया जा रहा है अब फेसबुक को, और उसके थ्रू अब जो है यहाँ पे भी आप ऐड कर सकते हैं म्यूजिक और पोस्ट कर सकते हैं स्टोरीज वगैरह फ्रॉम वन ऑफ द ओल्डेस्ट म्यूजिक लेबल्स, यानी कि सारेगामा से जितने भी आपको गाने मिलेंगे आप उन्हें भी आप टैग कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। सारेगामा के पास जो है इट हैज अ कैटलॉग ऑफ मोर देन 1 लाख सॉन्ग्स अक्रॉस मेनी डिफरेंट जॉनर्स। दैट विल बी अ गुड बेनिफिट फॉर फेसबुक। तो सारेगामा, जैसे कि हमने देखा, इज द इंडियाज ओल्डेस्ट म्यूजिक लेबल ओन्ड बाय द संजीव गोयनका ग्रुप, और इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में, और इसके MD है मिस्टर विक्रम मेहता। तो हमने एक तरीके का कोलैबोरेशन देखा बिटवीन फेसबुक एंड सारेगामा। नेक्स्ट आपके पास ये क्वेश्चन है जो कि मैंने पहले भी पूछा हुआ है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जो है ये कब इनैक्ट किया गया था? आंसर इज कि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को जो है इनैक्ट किया गया था 1955 में। 1955 में इस एक्ट को जो है लाया गया था, and it is to ensure that the delivery of certain commodities or the products of the supply which if obstructed owing to hoarding or black marketing would affect the normal life of people। देखिए, इसका सीधा मतलब यह है कि ऐसे कुछ भी कमोडिटी जिसको आप लिस्ट कर दें कमोडिटीज एक्ट के अंदर, तो उन प्रोडक्ट्स को या उन कमोडिटीज को आप रोक नहीं सकते, उनकी सप्लाई को होर्डिंग नहीं कर सकते, ब्लैक मार्केटिंग उन चीज़ों की आप नहीं कर सकते हैं। तो अगर किसी भी चीज़ के लिए इस एक्ट को इन्वोक कर दिया जाए तो ये सब चीज़ें आप उसके लिए उस प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं कर सकते। तो जैसे कि हमने देखा, ये एक्ट है 1955 का। देखिए, इस एक्ट के बारे में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एक नया अमेंडमेंट आया है कि सेंटर ने अमेंड कर दिया है ये हमारा एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, और इस अमेंडमेंट के थ्रू इन्होंने सीरियल्स, पल्सेस, अनियन और पोटैटोज को रिमूव कर दिया है फ्रॉम द एसेंशियल कमोडिटीज लिस्ट। और ये जो नया अमेंडमेंट है, इसके थ्रू सभी फार्मर्स को जो है, ये जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उन्हें अब फ्रीडम मिल गई है कि वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट और सप्लाई कर सकते हैं अपने हिसाब से, जैसे भी वो इन चीज़ों को करना चाहें। ठीक है, यानी कि अभी तक ये कमोडिटीज़ इसके अंदर आती थी एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के अंदर, पर अब इसे रिमूव कर दिया गया है। तो हमने देखा अबाउट सीरियल, पल्सेस, अनियन एंड पोटैटो, जिन्हें रिमूव कर दिया है फ्रॉम एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। इसके साथ कैबिनेट अप्रूव किया है एक ऑर्डिनेंस जिसका नाम है द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन अग्रीमेंट ऑन प्राइस अश्योरेंस एंड फार्मर सर्विसेज ऑर्डिनेंस। तो इस एक्ट के थ्रू जो है ये फार्मर्स को जो है एम्पावर करते हैं ताकि वो डायरेक्टली एंगेज कर सके सभी प्रोसेसर्स के साथ, होलसेलर्स के साथ, लार्ज रिटेलर्स के साथ
उनके साथ आसानी से जो है बात कर सके और इनकी जो भी कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग है उसे इम्प्रूव करने के लिए। तो ये सभी चीज़ों के लिए ये ऑर्डिनेंस लाया गया है। तो हमने देखा अबाउट दी फार्मर्स अग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्मर सर्विसेज ऑर्डिनेंस। नेक्स्ट वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली किस गवर्नमेंट के हेड के साथ जो है एक वर्चुअल समिट को रिसेंटली कंक्लूड किया है ऑन द 4th of June। तो आपको बताना है ये किसके साथ किया गया है। आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जून 4 को इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का एक वर्चुअल समिट जो है वो कंक्लूड किया है और दिस इज द वेरी फर्स्ट टाइम दैट हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है विल बी होल्डिंग अ बायलैटरल वर्चुअल समिट। तो इस अग्रीमेंट में क्या हुआ है, एक काफ़ी मेजर डेवलपमेंट हुई है जिसमें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने इंक किया है एक लैंडमार्क डील जिसमें ये अलाउ कर रहे हैं एक्सेस टू द मिलिट्री बेसिस फॉर लॉजिस्टिक सपोर्ट। यानी कि हमारी कंट्री में जितने भी मिलिट्री बेसिस हैं उन्हें अब एक्सेस कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट, और ऑस्ट्रेलिया के जितने भी मिलिट्री बेसिस है उन्हें इंडिया जो है एक्सेस कर सकती है। ये जो डील की हम बात कर रहे हैं इसका एक्चुअल नाम है म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट अग्रीमेंट। ठीक है, अगर आपसे अलग से क्वेश्चन पूछा जाए कि म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट अग्रीमेंट जो है ये किसके साथ साइन किया गया है, तो आपको पता होना चाहिए ये साइन किया गया है विद ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो हम देख रहे हैं ये एक अग्रीमेंट है, टोटल हमने इनके साथ 7 अग्रीमेंट्स किए हैं जिनका एक ये पार्ट है और ये काफी बड़ा पार्ट था इसलिए इसे अलग से लिखा गया है। हम जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में, तो इनके जितने भी मिलिट्री बेसिस है उन्हें जो है एक्सेस किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम 9 एग्रीमेंट्स देख रहे हैं जिनमें से जो 7 हैं उन्हें ऑलरेडी साइन कर दिया गया है। ठीक है, तो जैसे कि हमने देखा अबाउट दिस अग्रीमेंट जो कि साइन किया गया है विद इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, और ये किया गया है इन द वर्चुअल समिट जो कि पहली बार हमारे प्राइम मिनिस्टर ने किया है एज अ बायलैटरल वर्चुअल समिट। ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही तो यहाँ के जो कैपिटल है वो है कैनबेरा, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर स्कॉट मॉरिसन, करेंसी यहाँ की है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। सो दिस इज ऑल वी टॉक्ड अबाउट ऑस्ट्रेलिया और इससे रिलेटेड फैक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है हमारे यूनियन गवर्नमेंट से रिलेटेड कि हमारे गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है एक नया इनिशिएटिव जिसका नाम है स्वदेश। ठीक है, आपको बताना है कि जो स्वदेश स्कीम है या जो इनिशिएटिव है ये किस चीज के लिए किया गया है। ऑप्शंस आपके सामने है। तो स्वदेश जो इनिशिएटिव है इट इज लॉन्च्ड फॉर स्किल मैपिंग। तो स्वदेश का फुल फॉर्म देखें तो ये है स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। ठीक है, इसका फुल फॉर्म ये है और इसके अंदर ये क्या कर रहे हैं, स्किल मैपिंग करेंगे, स्किल मैपिंग एक्सरसाइज करेंगे ऑफ ऑल द रिटर्निंग सिटीजंस अंडर द वंदे भारत मिशन। वंदे भारत मिशन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, जितने भी हमारे इंडियन सिटीजन जो हैं बाहर रह गए हैं और ओवरसीज रह गए हैं उन्हें हम वापस लेके आ रहे हैं। तो उन सभी को जब हम वापस लेके आ रहे हैं तो उनकी जो भी स्किल्स है वो कितने स्किल्ड है, कितने क्वालिफाइड है, उन सभी को एक डेटाबेस के रूप में जो है क्रिएट किया जाएगा। और उसी डेटाबेस के क्रिएशन के लिए हमने इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है जिसका नाम है स्वदेश। तो ये जो है ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड ऑफ द सिविल एविएशन मिनिस्ट्री अलॉन्ग विद एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री। तो इन तीनों का मेल जोल के जो है ये एक इनिशिएटिव है। तो आपको याद होना चाहिए कि ये तीनों मिनिस्ट्रीज इसमें इंक्लूडेड है। तो क्योंकि हम यहाँ बात करें मिनिस्ट्रीज की, तो जो हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर है वो है हरदीप पुरी, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है मिस्टर जयशंकर। तो वी सॉ अबाउट दिस इनिशिएटिव जिसका नाम है स्वदेश। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है अबाउट एन ऑल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर। तो आपको बताना है कि जो एकेडमिक कैलेंडर हम देख रहे हैं ये डेवलप किया गया है बाय विच ऑर्गेनाइजेशन अंडर द गाइडेंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी। तो हमें पता है कि मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी इसमें इंक्लूडेड है। अब जो दूसरे इनके पार्टनर है उनका नाम बताना है। आंसर इज NCERT। हमारे एचआरडी मिनिस्टर मिस्टर रमेश पोखरियाल उन्होंने इस ऑल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर को जो है रिलीज किया है फॉर हायर सेकेंडरी क्लासेस फ्रॉम 11th to 12th इन न्यू दिल्ली। जैसे कि हमने देखा इन्होंने डेवलप किया है विद NCERT अंडर द मिनिस्ट्रीज गाइडेंस। इस कैलेंडर के अंदर जो है सभी टीचर्स को गाइडलाइंस दी जाती है कि आपको किस तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है, कैसे आप सोशल मीडिया को यूज़ करके एजुकेशन दे सकते हैं बच्चों को, कितने इंटरेस्टिंगली आप पढ़ा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को जो है इन सब चीज़ों की जो जानकारी है वो आपको इसमें मिल जाएगी। तो जैसे कि हम देख रहे हैं 11th और 12th का इन्होंने रिलीज किया है। पहले रिलीज किया गया था 1st to 5th का 6th to 8th का, तो ये सभी जो है ऑलरेडी रिलीज हो चुके हैं। अब लास्ट इन्होंने 11th to 12th का रिलीज कर दिया। तो हमने देखा अबाउट एन ऑल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर जो कि डेवलप किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी एंड NCERT के द्वारा। ऑलराइट, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच मिनिस्ट्री हैज अपॉइंटेड द MD ऑफ IIFCL। तो IIFCL के जो MD है उन्हें किसके द्वारा जो है अपॉइंट किया गया है।
आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अपॉइंट कर लिया है मिस्टर PR जयशंकर को एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड फॉर 3 years। 3 साल के लिए मिस्टर जयशंकर को अपॉइंट कर लिया गया है एज द MD। और ये जो किया है इट हैज बीन डन आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ बैंक्स बोर्ड ब्यूरो। ठीक है, इसी के साथ इन्होंने अपॉइंट किया है हर्षा बुनकारी को एज द डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर। हम यहाँ बात कर रहे हैं IIFCL के बारे में। तो ये एक होली ओन्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है विच हैज बीन सेटअप इन 2006। और ये प्रोवाइड करती है हमें वायबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे जितने भी फाइनेंस की जरूरत पड़ती है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में जितने भी फाइनेंस की जरूरत पड़ती है, लॉन्ग टर्म फाइनेंस की, वो ये कंपनी हमें प्रोवाइड करती है। इसी के साथ हमारे पास और काफ़ी सारे जो रिसेंट अपॉइंटमेंट्स हैं उन्हें देखना भी ज़रूरी है। तो पहला है अबाउट इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। तो IBBI ने जो है एडवाइजरी कमेटी को रीऑर्गेनाइज कर दिया है और अपॉइंट कर लिया है उसके चेयरमैन के रूप में मिस्टर TV मोहनदास पाई को। ठीक है, ये एक 12 मेंबर पैनल है जिसके अब चेयरमैन है मिस्टर मोहनदास पाई। IBBI की बात करें तो ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि इम्प्लीमेंट करता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, यानी कि IBC को ये इम्प्लीमेंट करता है। IBBI के जो चेयरपर्सन है वो है मिस्टर MS साहू। इसे एस्टैब्लिश किया गया था 2016 में। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है हमारा ऑफ कैरेट इंडिया। तो कैरेट इंडिया जो है ये एक तरीके की मीडिया एजेंसी है जिसे ओन किया जाता है बाय डेंसू एजीस नेटवर्क। तो इन्होंने अपॉइंट कर लिया है अनीता कोटवानी को एज द न्यू CEO। इसके पहले अनीता कोटवानी वॉज द सीनियर वाइस प्रेसिडेंट फॉर द वॉल्ट डिज्नी बिजनेस एट माइंडशेयर इंडिया। तो इसके पहले ये यहाँ काम करती थी और अब जो है इन्हें अपॉइंट कर लिया गया है बाय कैरेट इंडिया। इसके बाद है हमारा अबाउट IPS ऑफिसर मिस्टर संजय कुंडू। तो संजय कुंडू जो है इन्हें अपॉइंट कर लिया गया है एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि नए DGP ऑफ हिमाचल प्रदेश कौन है तो वह है मिस्टर संजय कुंडू। क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने देखा अबाउट PR जयशंकर जिन्हें अपॉइंट कर लिया गया है IIFCL के MD के रूप में। फिर हमने देखा IBBI के रीऑर्गेनाइज्ड एडवाइजरी कमेटी के द्वारा कमेटी के बारे में जिसके हेड है TV मोहनदास। फिर हमने देखा कैरेट इंडिया के बारे में जिसकी नई CEO है अनीता कोटवानी। और लास्ट हमने देखा अबाउट संजय कुंडू, ही इज नाउ द DGP ऑफ हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वेयर इज द गल्फ ऑफ मन्नार सिचुएटेड। ऑप्शन हमारे सामने है। आंसर इज नियर तमिलनाडु कोस्ट। ये सवाल आपसे इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट ने जो है फाउंड किया है एक रेयर बैंटेल स्कॉर्पियन फिश को फ्रॉम द सेतुकराई कोस्ट इन द गल्फ ऑफ मन्नार। तो सेतुकराई कोस्ट है एक जो कि गल्फ ऑफ मन्नार में हमें मिलता है और वहां पे हमें ये रेयर बैंटेल स्कॉर्पियन फिश यहाँ पे मिली है। This is the very first time that a particular species has been found alive in the Indian waters। यानी कि ऐसी पहली स्पीशीज है जो कि अलाइव हमें मिली है इंडियन वाटर्स में। यूनेस्को के हिसाब से हम अगर गल्फ ऑफ मन्नार को देखें तो इट इज वन ऑफ द रिचेस्ट कोस्टल रीजन्स इन इंडिया। ठीक है, और सेतुकराई के बारे में देखें तो ये एक काफी फेमस पिलग्रिमेज सेंटर है इन तमिलनाडु जो कि कनेक्ट करता है इंडियन मैथोलॉजी से। और यही वो जगह है जहाँ से माना जाता है कि लॉर्ड राम ने कंस्ट्रक्ट किया था एक ब्रिज फ्रॉम सेतुकुरई टू श्रीलंका। तो ये इस तरीके की हमें जो है एक स्कॉर्पियन फिश यहाँ पे मिली है फ्रॉम द गल्फ ऑफ मन्नार। हम ये बात करते हैं सेंट्रल मरीन फिशरीज के बारे में। तो ये इसे एस्टैब्लिश किया गया था 1947 में। ये आती है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर। ये हेडक्वार्टर है कोची केरला में और इसके डायरेक्टर जो है वो है गोपाल कृष्णन। तो हमने देखा अबाउट दिस रेयर बैंटेल स्कॉर्पियन फिश जो कि हमें मिली है गल्फ ऑफ मन्नार में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वी हैव कि सुशील कुमार सिंघल जी को जो है अपॉइंट कर लिया गया है एज द न्यू हाई कमिश्नर। आपको बताना है कि नए हाई कमिश्नर के रूप में किस कंट्री के जो है अपॉइंट किए गए हैं। आंसर इज पपुआ न्यू गिनी। पपुआ न्यू गिनी जो है ये यहाँ पे आपको दिखेगा, ये ऑस्ट्रेलिया है और इसके ऊपर में ये जो छोटी सी कंट्री हमको दिख रही है ये है पपुआ न्यू गिनी। तो यहाँ के जो नए हाई कमिश्नर है वो है मिस्टर सुशील कुमार सिंघल और ये है टू पपुआ न्यू गिनी। हमने कल डिस्कस किया था कि मिस्टर रवीश कुमार को अपॉइंट कर लिया गया है एज द न्यू एम्बेसडर टू फिनलैंड, गायत्री कुमार एज द हाई कमिश्नर टू यूनाइटेड किंगडम और सिबी जॉर्ज एज द एम्बेसडर टू स्टेट ऑफ कुवैत। और इसी के साथ हमने आज पपुआ न्यू गिनी के बारे में भी देख लिया। यहाँ की जो कैपिटल है वो है पोर्ट मोरिस्बी। प्राइम मिनिस्टर यहाँ के हैं जेम्स मरापे और यहाँ की करेंसी है पपुआ न्यू गिनियन किना। तो हमने देखा अबाउट ऑल दीज रिसेंट अपॉइंटमेंट्स। अब टाइम आता है हमारे वन लाइनर्स का।
पहला है अबाउट माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का जो डेफिनेशन चेंज हुआ था, कल हमने डिस्कस किया था इसके बारे में। एक पॉइंट उसका रह गया था कि इसे इंप्लीमेंट कब से किया जाएगा, फ्रॉम व्हेन विल इट कम इनटू इफेक्ट। तो ये आएगा इन इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई। ठीक है, इसके बाद है उत्तर प्रदेश के बारे में। तो उत्तर प्रदेश जो है स्टार्ट करने वाला है कोविड टेस्टिंग लैब्स एट ब्लॉक लेवल। तो ब्लॉक लेवल में ही अपने नए जो टेस्टिंग्स है वो स्टार्ट करने वाले हैं। हमने देखा अबाउट MSMEs एंड अबाउट उत्तर प्रदेश। लास्टली हमारा है इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन, जो कि मनाया जाता है 4 जून को। इसका पर्पस ये है कि ये एक्नॉलेज करे कि जो भी बच्चों में पेन ये सफ़र करते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, जितने भी फिजिकल हो गया, मेंटल पेन हो गया, इमोशनल अब्यूज़ हो गया, जितना भी ये बच्चे सहन करते हैं, तो इस दिन के थ्रू हम उस चीज़ को जो है इंपॉर्टेंस प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे कि हमने देखा 4 जून इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रंस विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन डे। इसी दिन के साथ आपको याद होना चाहिए इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे। ठीक है, तो यही आज का आपका सवाल है। आपको मुझे बताना है कि इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे जो है ये किस दिन मनाया जाता है। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और ये जो है ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक था, और इसी के साथ इट्स अ रैप फॉर दिस सेशन। आई रियली होप यू आर एंजॉयिंग दीज सेशंस, एंड इफ यू आर, प्लीज डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट वन।